रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ अपने एक छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिनों बाद जंगल में बरसात का मौसम आता है और अचानक से रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस रात बारिश की वजह से रानू और टुन्नू चिड़े का आधा घोंसला टूट जाता है। अपने घोंसले को इस तरह टूटते हुए देखकर रानू और टुन्नू काफी परेशान हो जाते हैं। ये देखिए टुन्नू जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ रानू, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो अब हम अपना दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। फिर बारिश रुकती है। फिर वे दोनों पति पत्नी तिनके इकट्ठे करने चले जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से तिनके इकट्ठे करने के बाद वे दोनों अपना घोंसला तैयार करते हैं, क्योंकि रानू चिड़िया जल्दी अंडे देने वाली थी। घोंसला तैयार होने के कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे दे देती है। फिर अंडे देने के कुछ ही दिन बाद जंगल में फिर से तेज बारिश और आंधी तूफान शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर अपने अपने परिवारों के साथ जंगल की एक गुफा में चले जाते हैं। रानू चलो, हमें भी उसी गुफा में जाकर छिपना चाहिए, क्योंकि इस बारिश की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। नहीं टुन्नू जी, आप चले जाओ, लेकिन मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रानू देखो, तुम जिद मत करो। चलो हम भी सभी पक्षियों की तरह उसी गुफा में जाकर छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं टुन्नू जी, आप ऐसा मत बोलो। आप जाओ और मेरी चिंता मत करो। आप जाकर उस गुफा में छिप जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी भी तो अपने अंडों को साथ लेकर जाऊंगी। रानू, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अगर हम अपने अंडों को साथ लेकर जाएंगे तो हम मर भी सकते हैं, क्योंकि वो गुफा काफ़ी दूर है। हम इन अंडों का ध्यान रखते लेकर जाएंगे तो हमें मुश्किल हो सकता है। चलो जल्दी चलो। देखो, तूफान और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। टुन्नू चिड़ा रानू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानू नहीं समझती। तभी तेज हवा की वजह से एक लकड़ी उड़कर आती है और वो रानू के सिर में लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। रानू को बेहोश देखकर टुन्नू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब वो किसी तरह रानू को उस गुफा में लेकर छिप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस गुफा में बिताते हैं और तूफान और बारिश थमने का इंतजार करते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाता है। तब सभी पक्षी उस गुफा से निकलकर बाहर आते हैं और अपने अपने घोंसले को टूटा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। रानू और टुन्नू भी अपने टूटे हुए घर के पास आते हैं और अपने अंडों को बिखरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक अंडा तो पूरी तरह टूट चुका था, दूसरे अंडे में दरारें आए थे। ये क्या हो गया? हमारे दोनों अंडे टूट गए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और अपने अंडों के पास ही रहूंगी, लेकिन फिर भी आप मुझे वहां ले गए। देखो, हमारे दोनों अंडे टूट गए। ये देखो रानू, सारा जंगल तहस नहस हो गया है। बस माही चील का पत्तों का घर बचा है। बाकी देखो, सब पक्षियों के घर टूट गए। रानू, शायद ये हमारा अंडा बच सकता है। इसमें से बच्चा बाहर निकल सकता है। हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं अब अपने इस टूटे हुए अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। देखना, इसमें से हमारा बच्चा जरूर बाहर निकलेगा। तभी माही चील अपने घर से भोजन लाती है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देती है, क्योंकि उसे पता था कि सभी पक्षियों ने कल से कुछ नहीं खाया था। उसे मदद करते हुए देखकर रानू कहती है, सुनो टुन्नू जी, माही चील के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रानू, माही चील का घर पत्तों का है और पत्तों का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए तेज तूफान में भी माही चील के घर को कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब हम भी अपने लिए पत्तों का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन रानू, पत्तों का घर बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और उसमें बहुत दिन भी लग जाते हैं, तो हम इतने दिनों तक कहाँ रहेंगे? देखो, मैं पहले ही अपने एक अंडा खो चुकी हूँ, इसीलिए मैं दोबारा अपने अंडों को खोना नहीं चाहती। अब मैं घर बनाऊंगी तो पत्तों का ही बनाऊंगी, वरना कोई भी घर नहीं बनाऊंगी। देखो रानू, मेरी बात सुनो। शायद तुम्हें नहीं पता कि पत्तों का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इतनी मेहनत तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आज हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे और पत्तों का घर बना लेंगे, तो हमारे बच्चे भी उस घर में आराम से रह सकेंगे और किसी की भी मौत आंधी या तूफान में नहीं होगी। इसीलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करने से मत घबराओ। रानू, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो टुन्नू जी, आप इतने परेशान मत हो। मैं हूं ना,
आप मुझ पर विश्वास रखो, हम दोनों मिलकर ये घर जरूर बना लेंगे। रानू चिड़िया के बार बार कहने पर टुन्नू मान जाता है और फिर वे दोनों केले के पत्ते और लकड़ियां ढूंढने में लग जाते हैं। खूब मेहनत के बाद वे दोनों केले के पत्ते लेकर आते हैं और उससे घर बनाना शुरू करते हैं। कालू कौवा कई दिनों से उन दोनों को पत्ते जमा करते हुए देख रहा था। क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? माही चील का घर बहुत मजबूत है। तुम सोच रहे हो कि तुम भी वैसे ही घर बना लोगे? सब बेकार हो जाएगा। टुन्नू जी, आप कालू की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम में लगे रहो। आप देखना, एक दिन हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपनी मेहनत से घर बना लेंगे। फिर 10 दिन की कठिन परिश्रम के बाद वे दोनों का केले के पत्ते का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में काफी मजबूत और सुंदर होता है। ये सब देखकर दूर बैठा कालू कौवा अपनी कही हुई बात पर बहुत शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन देखो हमने अपने लिए पत्तों का घर बना लिया जो बहुत ज्यादा मजबूत है। नहीं रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं अपनी कही हुई बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर चिड़िया अपने टूटे हुए अंडे को लेकर उस घर में आती है। वो अपने बच्चे का अंडे में से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। काफी दिनों के बाद उस अंडे में से कमजोर बेटा पक्षी बाहर निकलता है, जिसे देखकर रानू और टुन्नू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर रानू अपने कमजोर बेटे को बहुत ही नाजुक से पालती है। इस तरह वो सब मजबूत केले के पत्तों के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ एक जंगल में रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही टुन्नू और चील का आमना सामना होता है। उन दोनों की जमकर लड़ाई होती है। उस लड़ाई के चक्कर में टुन्नू चिड़े का पंख बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो उड़ भी नहीं पा रहा था। टुन्नू जी, आप घर पर ही रुकिए, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ। रानू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुमको बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। टुन्नू जी, पति पत्नी इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे सके। आप घर पर ही रहना, मैं जल्दी ही लौट आती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे काम मांगने लगती है। रानू, तुम कल से ही मेरे खेत पर काम करने के लिए आ जाना। और ये लो, मैं शहर से अंगूर के कुछ खास किस्म के बीज लेकर आया हूँ, तुम इन बीजों को बो देना। ठीक है सेठ जी, मैं कल ही सुबह सुबह आकर इन बीजों को खेत पर बिखेर दूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रानू खेत पर आती है और अंगूर के बीज इधर उधर बिखेर देती है। रानू रोज खेत पर अच्छे से रहकर देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद अंगूर की छोटी छोटी बेल उग आती है। उसी दिन कालू कौवा अपने खेत पर आता है और रानू से कहता है, अरे वाह रानू, अंगूर की बेल तो काफी सुंदर नजर आ रही है। अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ दिनों में इन पर सुंदर और रसीले अंगूर भी लग जाएंगे। तुम अच्छे से मेरे अंगूरों का ध्यान रखना, कहीं कोई चोर आकर इन्हें चुरा ना ले। आप चिंता मत कीजिए कालू सेठ जी, मेरे होते हुए आपके अंगूरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बातें समझाकर वहां से अपने घर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अंगूरों की बेल पर रसीले अंगूर लग जाते हैं। अरे वाह, इस बार तो काफी सारे अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। ये तो महंगे बीज का कमाल है। उस दिन रानू खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है। अगले दिन जब वो सुबह सुबह खेत पर आकर देखती है तो वहां पर कई सारे अंगूर के गुच्छे गायब थे। अरे ये क्या, कल तो कितने सारे अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। मेरे होते हुए कौन अंगूरों को चुरा सकता है? अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। तभी वहां पर कालू कौवा अचानक से आ जाता है और उसकी नजर अंगूरों पर पड़ती है। कम अंगूर देखकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पास पड़ा एक डंडा उठाकर रानू चिड़िया को पीटने लगता है। चोर, चोर कहीं की, मैंने तुझे बेचारी समझकर काम पर रख लिया और तू ही चोर निकली। निकल जा यहाँ से, मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगा। कालू मालिक, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगी। फिर कालू कौवा उसे छोड़कर वहां से गुस्से में चला जाता है। उस रात रानू खेत में छिपकर देखती रहती है कि कौन अंगूरों को चुरा रहा है। तभी अचानक आधी रात को आसमान से क्लाउड फेरी आती है और सारे अंगूरों को
अपने जादू से एक टोकरी में भरने लगती है। तुम कौन हो और अंगूर क्यों चुरा रही हो? अगर कालू मालिक को पता चल गया तो हम दोनों को बहुत मारेंगे। चिड़िया, मेरा नाम क्लाउड फेरी है और मैं परियों के देश से आई हूँ। मैं रोज रात को धरती की सैर करती हूँ। जब मैं तुम्हारे खेत के ऊपर से गुजर रही थी तो मुझे ये फल खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने उस दिन कुछ फल तोड़कर खा लिए थे और मुझे वे बहुत पसंद आए थे। इसीलिए मैं दोबारा इन फलों को लेने के लिए नीचे आई हूँ। मेरी सारी परी दोस्तों को ये मीठे फल बहुत पसंद आए। वहाँ परीलोक में ऐसे मीठे फल नहीं मिलते। क्या तुम मेरे साथ मेरे परीलोक में चलकर इन मीठे फलों की खेती करोगी? हाँ क्लाउड फेरी, अगर तुम्हें खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए इनकी खेती कर सकती हूँ। फिर क्लाउड फेरी रानू को अपने साथ परीलोक में ले जाती है। यहाँ तो चारों तरफ बादल ही बादल है, यहाँ खेती कैसे होगी? चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ अपने जादू से कर लूंगी। बस तुम अपने साथ जो अंगूर के बीज लाई हो उन्हें इन बादलों में बिखेर दो। रानू चिड़िया वैसा ही करती है। जो बीज वो साथ लाई थी उन्हें बादलों में बिखेर देती है। वे जादुई बादल थे। देखते ही देखते वहां पर अंगूर की लंबी लंबी बेल उगाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने बादलों पर खेती की। तुम बहुत ही अच्छी और मेहनती चिड़िया हो। ये लो तुम्हारे लिए मेरा इनाम। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये शायद तुम्हारे काम आ सकते हैं। क्लाउड फेरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इन सोने के सिक्कों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रानू उन सिक्कों में से कुछ सोने के सिक्के बेच देती है और पैसों से फलों की एक बड़ी दुकान खोल लेती है। कुछ दिन बाद रानू एक अंडा देती है और उसमें से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। रानू का पति टुन्नू चिड़ा भी अब ठीक हो गया था। क्लाउड फेरी की वजह से रानू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी से और आराम से रहती थी। रानू अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना चाहती थी। गुड़िया बेटा, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा खेलना कूदना। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारा एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवाऊंगी। माँ, मुझे स्कूल जाने से बहुत डर लगता है। वहाँ टीचर्स बच्चों को मारती हैं। बेटा, अगर तुम अच्छे से रहोगी और पढ़ाई करोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो एक अच्छे स्कूल की तलाश करने लगी। तभी उसे कालू कौवे का स्कूल दिखाई दिया। कालू इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल दिखने में बहुत बड़ा था। प्रिंसिपल सर, मैं इस जंगल में रहती हूँ। मैं अपनी बच्ची गुड़िया की आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगर तुम अपनी बेटी का इस स्कूल में एडमिशन करवाओगी तो तुम धनवान हो जाओगी। मगर मैं कैसे धनवान हो सकती हूँ? मैं ही तो आपको फीस दूंगी। इस हिसाब से तो आप धनवान होंगे। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तो तुम हमें फीस दोगी। उस फीस से हम तुम्हारी बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद तुम्हारी बेटी अच्छे पैसे कमाएगी और तब तुम भी धनवान हो जाओगी। प्रिंसिपल सर, स्कूल की फीस कितनी है? हमारी स्कूल की फीस सिर्फ 4 लाख है। पहले 6 महीनों में 2 लाख जमा करने होंगे और फिर बाद में 2 लाख। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? आप ये किस चीज के लिए ले रहे हैं? चिड़िया, हमारे स्कूल में हॉस्टल है, स्विमिंग पूल है और 3 वक्त का खाना भी हम ही देते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को इसी स्कूल में दाखिला करवाना चाहती थी, इसलिए वो मान गई। घर लौटकर उसने सारी बातें गुड़िया को बताईं। क्या माँ, 4 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आम बेचकर तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी। चिड़िया ने कालू कौवे के स्कूल में गुड़िया का दाखिला करवा दिया, लेकिन जैसा कालू ने बताया था वैसा कुछ भी नहीं था। स्कूल में एक भी अच्छी टीचर नहीं थी। कालू कौवे की पत्नी गौरी ही क्लास में आती और बस टाइम पास करके चली जाती। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। रानू बहुत मेहनत करके 1 लाख रुपए जमा कर पाई, लेकिन बाकी का 1 लाख कहाँ से लाएगी, ये सोचकर बहुत परेशान थी। तभी उसे अपने घर की याद आई। उसने अपना घर कबूतर को बेच दिया और बाकी 1 लाख रुपए जमा कर दिए। रानू चिड़िया अब पेड़ के नीचे रहने लगी और उसकी बेटी स्कूल के हॉस्टल में। बाकी के 2 लाख जमा करने के लिए वो बहुत मेहनत करने लगी, लेकिन नहीं कर पाई। इसी कारण कालू कौवे ने गुड़िया को स्कूल से निकाल दिया।
गुड़िया जल्दी जल्दी स्कूल से अपनी माँ के पास आती है। माँ, तुम जैसा सोचती थी वो स्कूल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वहाँ तो प्रिंसिपल की बीवी गौरी ही क्लास में आती थी और टाइम पास करके चली जाती थी। खाना भी अच्छा नहीं था। वो स्कूल बस नाम का ही स्कूल है माँ। वो दोनों पति पत्नी जंगल के पक्षियों को धोखा दे रहे हैं स्कूल के नाम पर। हमने 2 लाख रुपए बेकार में दे दिए। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उनके पास रखा एक जादुई आम बाहर निकला और उनसे कहा, रानू, मैं पहले से ही तुम्हारी तकलीफ देख रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बड़ा सा आम का घर बनाकर देता हूँ। जादुई आम ने अपने जादू से उनके लिए एक बड़ा सा आम का घर बना दिया। जादुई आम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मुश्किल समय में तुमने हमारा साथ दिया। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। रानू, ये घर जादुई है। इस घर से तुम्हें रोज ढेर सारे पके हुए आम मिलेंगे। तुम इन्हें बाजार में बेचो और उन पैसों से गुड़िया को शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाओ। उस दिन के बाद से रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बस से शहर के स्कूल में भेजने लगी और वे दोनों खुशी खुशी आम के घर में रहने लगे। जंगल में कभी कभी हल्की बर्फबारी हो रही थी। रानू चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहां पर वह लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूं। फिर रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वह सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मागर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे। मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रानू की आवाज सुनकर वहां पर लूसी कबूतरी आती है। रानू, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना। देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लूसी, क्यों नहीं, तुम खाकर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर कबूतरी को दे देती है। लूसी कबूतरी मजे से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रानू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अभी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रानू का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रानू ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कालू जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियाँ ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कालू, हमें रानू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गौरी कालू के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रानू चिड़िया दूर से कालू को देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया कालू भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रानू, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गौरी कौवी
रानू के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रानू इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रानू के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रानू, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रानू, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की है? देखते ही देखते रानू के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रानू सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रानू चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कालू जी, मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, रानू के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गौरी, तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रानू से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गौरी और कालू डर जाते हैं और जल्दी से रानू के पास जाकर माफी मांगते हैं। रानू चिड़िया बड़े दिल से माफ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रानू की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रानू के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। एक जंगल में तरह तरह के पक्षी अपने अपने लिए घोंसले बनाकर खुशी से रहते थे। उसी जंगल में गर्मी कहर बरसा रही थी। अब वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया था। कितनी गर्मी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ चिड़िया बहन, मैं रोज कितना ज्यादा पानी पी रही हूँ खुद को ठंडा रखने के लिए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अभी से इतनी गर्मी हो रही है, आगे जाकर इससे भी ज्यादा हो सकती है, किसे पता। वे दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी लूसी कबूतरी का पति कबूतर वहां आता है। रानू, लूसी, तुम दोनों अभी तक इधर ही हो? हाँ पति जी, लेकिन आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम सबको कालू सेठ ने बुलाया है। वो हमसे गर्मियों के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। फिर वे दोनों कालू और गौरी से बात करने के लिए जाते हैं। वहां पर मिट्ठू तोता पहले से ही मौजूद था। दोस्तों, हमारे जंगल में गर्मी खैर बरसा रही है। बाहर जाकर कोई भी पक्षी काम तक नहीं कर पा रहा है। हमारे जंगल में कई सारे पक्षी गर्मी में काम करते करते मर रहे हैं। हाँ कालू सेठ जी, इस गर्मी की वजह से मेरी छोटी सी गुड़िया बेटी बहुत बीमार है। बीमार पक्षियों के लिए इस जंगल में इलाज मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्या हम सब इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा सकते हैं? नहीं रानू, इस जंगल को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसा भी हो, ये हमारा जंगल है। हम सबको यहीं रहना पड़ेगा। तुम सब इतनी गर्मी में बाहर ज्यादा मत निकला करो। अच्छे से पानी पीते रहो और घर पर ही रहो। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। सिर्फ ये बोलने के लिए सेठ जी ने हमें बुलाया था? ये सब तो हमें पहले से ही अच्छे से पता है। वो अमीर कौवे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम गरीबों को बारिश हो या गर्मी, कुछ खाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खड़ी धूप की वजह से जंगल के सारे घोंसलों में आग लग जाती है। रानू चिल्लाते हुए, अरे ये क्या पक्षियों, हमारे घोंसलों में आग लग गई। कोई भी अगर घर में हो तो जल्दी से बाहर आ जाना। जैसे ही रानू चिड़िया चिल्लाती है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। रानू, तुम सही समय पर आकर हम सबकी जान बचा ली, वरना हम सब अपनी जान गंवा बैठते। खड़ी धूप की वजह से हमारे सारे घर जलकर राख हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम सब ये जंगल छोड़कर तो नहीं जा सकते। ये हमारा जंगल है। हम सब इस जंगल में ही कोई अच्छी जगह तलाश करके उधर ही अपने अपने लिए घोंसले बना लेंगे। फिर वे सब ऐसा ही करते हैं।
और जंगल में ही अच्छी जगह तलाशने लगते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है, हम सब यहीं अपने अपने लिए घोंसले बना लेंगे। मगर कालू सेठ जी, हम सब यहाँ नहीं रह सकते। अरे रानू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कालू सेठ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रानू पगला गई है। ये खुद को महान समझती है। ये सोचती है कि यही ठीक बोल रही है, लेकिन ये एक तो गरीब और बहुत ज्यादा गवार है। गोरी मालकिन, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन गवार नहीं। गर्मी का कहर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर वहाँ हमारे घोंसलों में आग लग सकती थी, तो यहाँ भी लग सकती है। अब तुम क्या करना चाहती हो? कालू सेठ जी, यहाँ पर भी घोंसले बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरा जंगल ही एक जैसा है। रानू, तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना सकती हो। फिर रानू अपनी बेटी को लेकर दूर चली जाती है। वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। कोई भी मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? अगर वहाँ खतरा हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। तभी गुड़िया को पानी के ऊपर तैरता हुआ एक बांस का लकड़ी दिखाई देता है। माँ ये देखिए, ये बांस की लकड़ी पानी में नहीं डूब रही, बल्कि पानी के ऊपर तैर रही है। अपनी बेटी की बात सुनकर रानू चिड़िया को एक अच्छा उपाय सूझता है। अगर बांस की लकड़ी पानी के ऊपर तैर रही है, तो इससे बनाया हुआ घर भी नहीं डूबेगा। रानू तुरंत ये बात लूसी कबूतरी को बताती है। अरे वाह रानू, तुम तो बहुत ही होशियार हो। हम सब ऐसा ही करेंगे। हम सब अपने लिए बांस की लकड़ियों से पानी के ऊपर घर बनाएंगे। मगर लूसी, इन सब के लिए मुझे सभी पक्षियों की मदद चाहिए। फिर रानू सभी पक्षियों के पास जाकर बांस के घर के बारे में बताने लगती है। सभी पक्षी दूर दूर से बांस की लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। रानू उन लकड़ियों से सबके लिए कई सारे बांस के घर बना देती है। वे सभी घर बिना पानी में डूबे तैर रहे थे। रानू चिड़िया की होशियारी की वजह से सभी पक्षी गर्मी के कहर से बच जाते हैं। वे सभी आग से दूर पानी के ऊपर बांस के घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं।